ध्यात्वा कारयन्तु विन्यसे चतुः पूगी फलानि पूर्वेण काण्डमुच्यते द्वितीयेन हि सर्गस्थो तृतीयेन फलेन हि दशकोस्य विजानया चतुर्थेन फलेन च श्लोको गेयो पूर्वरासे सर्वेषां गणनेरिता सर्वत्रन्त्येन श्लोकेन विपरीतं फलं श्रुतं शुभ कथावत् शुभम अशुभम कथावत् अशुभाच्च शुभम फलम गेयम। ये सब शास्त्र का, इसकी आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। और इसमें अब चलते हैं कहां पर, अगले कोष्ठक पर चलते हैं। उत्पात फल ज्ञान हेतु चतुर्विधि मंडल, ये संहिता ज्योतिष से संबंध जुड़ा हुआ प्रश्न है। आकाश में चार प्रकार के मंडल माने हैं, अग्निमंडल, वायुमंडल और चंद्रमंडल और वरुण मंडल, ठीक है। तो किस मंडल में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, ठीक। उत्पात फल ज्ञान के लिए मतलब ये तो चार्ट बन गया कि अग्निमंडल में ये नक्षत्र आए, ये नक्षत्र अग्निमंडल में है, अगर कोई ग्रह इस मंडल में आएगा तो वो अशुभ फल करेगा, कोई ग्रह इन वरुण मंडल में आएगा तो शुभ फल करेगा, फिर अशुभ वाले फिर शुभ वाले। नीचे लिखा हुआ है भूकंप, ये क्या, ये उत्पात है, ये इनको क्या कहते हैं, भू उत्पात। और कुछ होते हैं अंतरिक्ष के उत्पात, कुछ आकाश के उत्पात, इंद्रधनुष आदि। कभी कभी दिशाएं एकदम धूमिल हो जाती हैं, कभी तारा टूटता दिखाई दे रहा है, कभी तारे की पुच्छल तारा दिखाई दे रहा है, कभी केतु ग्रह तारे का उदय हो जाता है। ये सब क्या है, उत्पात है ये। तो भूकंप महा उत्पात जिस मंडल में हो, अब भूकंप हुआ कितने बजे हुआ, तो जैसे वैज्ञानिक लोग उसका शोधन करते हैं तो ज्योतिषी लोग भी उसका शोधन करते हैं। उस मंडल में उत्पन्न प्रभावों के द्वारा द्रव्य, जंतु और देश पीड़ित होते हैं। इनमें वायु तथा अग्निमंडल विशेष अनिष्टकारी, इन नक्षत्रों से जो जो कारक होंगे, जो जो देश प्रभावित होंगे, जो जो वस्तुएं प्रभावित होंगी, उन सब पर उसका बुरा फल जाएगा। इसका ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद यह विंध्य पर्वत से उत्तर वासियों के लिए विंशोत्तरी मत के अनुसार आय व्यय चक्र, ये कुछ स्थूल सूत्र पढ़े रहते हैं ज्योतिष में। अभी इस ग्रुप में किसी ने प्रश्न किया था कि ऐसा बताइए कि कुंडली को देख के ये पता चल जाए ये पुरुष की कुंडली है या स्त्री की कुंडली है। जी किया था। हाँ किया। तो ऐसा ज्योतिष में संभव है, लेकिन वो संभावना 100% हो ये संभव नहीं है। तो संभावना थोड़ा, फिर तो आंकड़ा है। हाँ, मतलब प्रश्न कुंडली से भी व्यक्ति का फलित बताया जा सकता है, लेकिन क्या प्रश्न कुंडली जन्म कुंडली की बराबरी कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अनुमान के आधार पर ज्योतिष में बहुत हद तक 90, 95, हम ये कह रहे हैं 99% भी हो सकती है। लेकिन ये जो तथ्य हैं, या कुंडली पुरुष की है या स्त्री की है, आप अनुमान कर सकते हैं और ज्यादातर आपका अनुमान सही बैठेगा। लेकिन कई बार गलत हो जाता, ये नहीं है कि ये सूत्र ही गलत हो गया। उसी सूत्र से आप बता रहे हैं कि वर्षा होगी, 20 बार वर्षा हो गई, 2 बार नहीं हुई तो क्या सूत्र गलत हो गया? वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां भी शुद्ध होती रहती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो पूरी तरह सत्य नहीं है, उनमें स्थूलता रहती है। 2-4 दशमांश सूत्र हैं ऐसे, स्त्री की है, पुरुष की है, जीवित व्यक्ति की है कि मृत व्यक्ति की है। लेकिन जब आप 100, 50, 200, 500 कुंडलियों पर लगाएंगे तो वो सूत्र फेल हो जाएगा आपका। भाई आपके सामने व्यक्ति बैठा है, तुम कह रहे हो कि मर गया, तो सूत्र गलत है? सूत्र भी गलत नहीं है, वही किसी प्रामाणिक ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो वो सब ज्योतिष संभावनाओं का शास्त्र है। ज्योतिष क्या है? संभावनाओं का शास्त्र है। ज्योतिष संभावना व्यक्त करता है कि वर्षा होगी या नहीं, होने की कितनी संभावना है कि 80%। तो ज्योतिष आपको संकेत कर रहा है कि वर्षा होने की संभावना ज्यादा, इसलिए आप छाता लेकर के चले। अब कोई हम क्यों ले जाए? क्योंकि इनकी तो पहले भविष्यवाणी झूठी निकल गई थी, तो मत ले जाओ, वर्षा हो जाएगी तो आप भीग जाओगे। ज्योतिष संभावनाओं का शास्त्र है। आपका ये विवाह इतने प्रतिशत तक सही है, इसमें आगे जीवन ऐसा रहने की ज्यादा संभावना है, आपका अनुभव, शास्त्र का प्रमाण, ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो ऐसे ही यहां पर एक अत्यंत स्थूल सूत्र के आधार पर आपको बताया गया है कि विंध्य से उत्तर
क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का इस वर्ष में कितना लाभ और कितनी हानि होगी। और सूत्र को देखें तो करोड़ों लोग आ रहे हैं, एक राशि में 2-4 करोड़ तो होंगे ही होंगे, तो क्या सबकी आय बराबर हो जाएगी इसके अनुसार? तो सीधी सी बात है, हाँ नहीं होगी। तो क्या इस सूत्र को गलत बता दें? नहीं, जब भी जिसने बनाया होगा सही उद्देश्य से बनाया होगा, हमें इसमें से अच्छाई को ग्रहण कर लेना है। परस्पर बातों को टकराना नहीं है कि ये ऋषि ऐसा कह रहे तो वो ऐसा, अब वो ऋषि तो यानी उत्तर देने वाले यहाँ लिख दिया है इन्होंने कि कैसे निकालना है आय व्यय को जोड़कर। मान लीजिए किसी की मकर राशि है, ठीक है, तो मकर राशि का लाभ हानि कैसे निकलेगा? तो मकर राशि के दोनों के कितने हैं? 11 + 5 कितना हो गया? 16। अब क्या करना है? आय व्यय को जोड़कर 1 घटा दें, -1 कितना बचा? 15। अब क्या करना है? 8 का भाग दे दें, 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, शेष बचे 7। अब कह रहे हैं कि यदि 7 शेष बचे तो क्या प्राप्त होगा? विजय प्राप्ति हो। ठीक है, अब इसका अर्थ आप अपनी स्थिति के अनुसार लगाइए, जो जहां कार्य कर रहा है वहां उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक, एक दूसरा एक और तरीका है कि दोनों चक्रों के आयों का योग, दोनों चक्र का मतलब है ये इधर वाला बिंदु से दक्षिण वासियों के लिए दोनों चक्र हो गए ना, एक ये वाला और ये वाला। तो कह रहे हैं दोनों चक्रों के आयों का योग लाभ और व्ययों का योग व्यय होता है। तो मकर राशि की आय का योग कितना होगा? दोनों चक्रों से मिलाएंगे तो आय है 5 और इसमें आय है 2 यानी 7, और व्यय योग कितना है? 8 और 11 19। तो इसमें खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। तो इस प्रकार से इस चक्र को हम समझ लेंगे। ये हमको क्या दे दिया है? जगत लग्न। ये कब का दिया है? जब 3-3-2-27 यानी कर्क लग्न। इसका मतलब है कि सूर्य जगत लग्न बनाने के भी अपने संगीता ज्योतिष में हो सकता है कि विकल्प हो, पर संभावना यही है कि मेष राशि में सूर्य जब प्रवेश करेंगे वही समय की लग्न पूरे विश्व का फल बताएगी, क्योंकि हमारा वर्ष असल में वहीं से प्रारंभ होता है। जो वर्ष की गणना है वो हमारी वहीं से चलती है। सौर वर्ष गणना ही ऐसी है जो हम लाखों वर्षों तक करेंगे फिर भी उसमें 1 सेकंड की त्रुटि नहीं होगी। तो इस लग्न के आधार पर 12 भाव बनेंगे, 12 भावों में कौन कौन ग्रह बैठे हुए हैं उसका फल क्या होगा ये इसमें बता दें। प्रथम भाव में कोई नहीं है, कह रहे देह सुख होगा, दूसरे का धन लाभ, तीसरे का कुटुंब मित्र प्राप्ति पुत्र प्राप्ति शत्रु पराजय स्त्री सुख रोग व धन लाभ, ये सब इसका जगन लग्न फल बता रहे हैं। ठीक है, ये लग्न और ये इसका फल होगा। अब पूरे विश्व में इसी का फल होगा कि व्यक्ति की खुद की कुंडली का होगा, ये भी प्रश्न है। ये खराब बता दिया तो क्या पूरा विश्व खराब हो जाएगा? नहीं, तो बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी रहती हैं। ज्योतिष में केवल ग्रह के आधार पर नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे व्यवहार की भी होती हैं, तब मिलाकर के पूरा ज्योतिष बनेगा। ये जो जगत लग्न है ये कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, व्यक्तियों के लिए नहीं है। मुझे व्यक्तियों के लिए नहीं, संगीता ज्योतिष व्यक्तियों के लिए होता ही नहीं है, जो प्रकृति के लिए वो तो प्रकृति क्षेत्र के लिए होता है बस। ठीक, और इधर क्या है? आर्द्रा प्रवेश अंग, अंग लग्न का ही नाम है, लग्न कह दो अथवा अंग कह दो। लग्न बपू अंग देह आद्य क्रिय ये सब क्या है? लग्न के पर्यायवाची। तो ये जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उस समय की लग्न बनाई गई है, और इसके आधार पर फिर वर्षा ऋतु का फलादेश होता है, इसमें बैठे हुए ग्रह क्या फल देने वाले होंगे। भूमि पर आर्द्रादि का वर्षा अढ़क प्रमाण, आर्द्रा में 1.5, पुनर्वसु में रहेंगे तो 3 विश्वा, विश्वा है क्या है ये, उसमें 2 विश्वा, आश्लेषा में मघा पूर्व पालु हस्त चित्रा स्वाति तक
ये आपके 10 नक्षत्र वर्षा के हैं, ठीक है। कैसी कैसी वर्षा होगी इसके आधार पर ये बता दिया आपको। और क्या है इसमें, ये वर्षा ज्ञान हेतु सप्त नाड़ी चक्रम, 7 प्रकार की नाड़ी होती है। कौन कौन सी? चंडा, वाता, वन्नी, सौम्या, नीरा, जला, अमृत, ये 7 नाड़ियां होती हैं। किस नाड़ी में कौन से नक्षत्र है, ये चार्ट आपका बना हुआ है। किस नाड़ी का स्वामी कौन सा ग्रह, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब जिस नाड़ी में 3 अथवा 3 से ज्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं वैसा ही फल होने लगेगा। चंडा में हो गए तो क्या चलेगा? प्रचंड तूफान चलेंगे। 3 से अधिक ग्रह मतलब कोई से भी, 3 से अधिक कोई भी ग्रह जिस नाड़ी में आ जाएंगे, बरनी में क्या होगा? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। सौम्या में थोड़ी वर्षा होगी, नीरा में खूब वर्षा होगी, जला में खूब होगी, अमृता में सब अच्छा रहेगा। तो ये वर्षा देखने का एक चक्र हो गया, ठीक है। सूर्य द्वारा नक्षत्र में प्रवेश काल से वर्षा विचार, आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते वहीं से पूरी वर्षा ऋतु का फल मिल जाता है आपको। कैसे? सूर्य तथा चंद्र दोनों यदि सूर्य नक्षत्र में हो तो वायु वेग, चंद्र नक्षत्र में हो तो अनावृष्टि, एक सूर्य में एक चंद्र में हो तो सुवृष्टि। अन्य जिस समय बुध, शुक्र, मंगल, गुरु एक नाड़ी के नक्षत्रों में आ जाए तो उस समय अवश्य वर्षा होती है। ये वर्षा जानने के कुछ फॉर्मूला हो गए। और ये दिया हुआ है वर्ष शुद्धि। इस वर्ष में गुरु शुक्र का जो अस्त होगा उसकी जानकारी आपको पहले ही पेज पर दे दी। गुरु का कब होगा? वर्षारंभ मिथुन राशि, पुनर्वसु के दूसरे चरण में। वर्ष चैत्र प्रतिपदा में गुरु कहाँ होंगे? मिथुन राशि, पुनर्वसु के दूसरे चरण में। फिर आषाढ़ शुक्ला तिथि प्रतिपदा बुधवार 15 जुलाई 2026 को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएंगे, ठीक। श्रावण कृष्णा तिथि द्वादशी सोमवार 10 अगस्त 26 को पूर्व में उदय हो जाएंगे। ये इतनी जानकारी आपको किसकी मिल गई? गुरु की। शुक्र का उदय कब होगा? आश्विन शुक्ला तिथि चतुर्थी बुधवार 14 अक्टूबर 2026 पश्चिम में अस्त होंगे। और कार्तिक कृष्णा तिथि द्वितीय बुधवार 28 अक्टूबर 2026 पूर्व में उदय। शनि वर्षारंभ में मीन राशि में उत्तरा भाद्र के प्रथम चरण में रहेगा। आषाढ़ शुक्ला तिथि चतुर्दशी मंगलवार 28 जुलाई 2026 को मार्गी वक्री हो जाएगा। फिर मार्गशीर्ष कृष्णा तिथि अष्टमी मंगलवार 1 दिसंबर 26 को मार्गी हो जाएगा। वक्री, मार्गी और उदय अस्त की जानकारी आपको यहां दे दिया। राहु वर्षारंभ में कुंभ राशि सतविषा में है और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तिथि 10वीं गुरुवार 3 दिसंबर 2026 को मकर राशि धनिष्ठा दूसरे चरण में, केतु सिंह के पूर्व फाल्गुनी के प्रथम चरण में, कर्क आश्लेषा के चौथे चरण में आ जाएगा। ये गुरु शुक्र के संबंध में और वक्री मार्गी के संबंध में आपको जानकारी दे दी। विवाह के महीने कौन कौन से निकल रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष निकल रहा है और ज्येष्ठ मास जो अधिक है उसमें से शुद्ध ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष और शुद्ध ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष, आषाढ़ कृष्ण पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष, पूरा मार्गशीर्ष और उसका शुक्ल पक्ष, माघ और फाल्गुन, इन महीनों में ही 100 विवाह बनेंगे, ठीक। ये आपको इस पृष्ठ पे जानकारी मिल गई इतनी है। अब एक इस पंक्ति इसमें और रह गई। ये इधर कह रहे हैं सप्तशती द्वारा शकुन अवलोकन। तो शकुन अवलोकन की बहुत सारे, कोई किसी से कैसे देखते ही रहेंगे। ग्रहों द्वारा अरिष्ट निवारण, राहु के साथ बुध हो तो राहु के दोष को बुध नष्ट कर देता है, राहु और बुध दोनों के दोष को मंगल नष्ट कर देगा, और ये चारों हो तो शुक्र नष्ट कर देगा, शनि कर देगा, गुरु चंद्रमा कर देगा, शुक्र कर देगा, गुरु सब के दोष को सूर्य नष्ट कर देता है। ग्रहों का विफलत्व योग, सूर्य के साथ चंद्रमा हो भले ही चाहे कितना भी अच्छा हो पर वो योग विफल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अस्त हो जाएगा, दग्ध हो जाएगा, पक्ष बल से हीन हो जाएगा। लग्न से चतुर्थ भाव में बुध खराब माना जाता, विफल हो जाता है। पंचम भाव में गुरु विफल हो जाता है, मंगल द्वितीय भाव में विफल, शुक्र छठवें और शनि सप्तम में निष्फल हो जाते हैं। ये सलाह का चक्र आपको बताया गया। फल नहीं मिलता है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। शून्य तो होगा नहीं, परंतु जो केंद्र में बैठने पर, त्रिकोण में बैठने पर 100 फल बताए गए हैं
तो ये सामान्य नियम है, ये नहीं कि इन नियमों में पूरा फलादेश हो जाएगा। इस वर्ष के राजा गुरु हैं, मंत्री भौम हैं, ग्रीष्म उपज गर्मी की फसल के स्वामी शुक्र हैं, रक्षा के स्वामी सोम हैं, धन के स्वामी गुरु हैं, रस पदार्थों के स्वामी। जैसे राजा का मंत्रिमंडल होता है वैसे ही ग्रहों में भी मंत्रिमंडल होता है। ये वर्ष के 10 अधिकारी हैं, उनके नाम और रोहिणी का निवास, वर्षा के स्वामी चंद्रमा है, रोहिणी का निवास समुद्र के तट पे है, वर्षा विश्व 18 है, तो अच्छी वर्षा, ज्यादा वर्षा बता रहे हैं। और कलयुग के कितने वर्ष निकल गए? 5 या 127। ये प्रथम पृष्ठ पर आपकी जो जानकारी थी वो हमने बताई। अब इसमें आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को प्रथम पृष्ठ से जुड़े हुए कोई बात है तो वो पूछिए। ये जो ग्रह अस्त होते हैं ये सब पश्चिम में ही अस्त होते हैं। अभी जो बीच में ग्रह उदय और अस्त की बात चल रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये पश्चिम में ही सारे अस्त होते हैं। पूर्व में अस्त नहीं, ग्रह पश्चिम में ही अस्त होते हैं। सूर्य भी कहाँ अस्त होगा? पश्चिम में ही अस्त होगा। पश्चिम दिशा को अस्त ही दिशा माना है। सप्तम भाव को अस्त राशि कहते हैं। सप्तम भाव का नाम ही, सप्तम भाव में जो राशि उसका नाम ही अस्त राशि है। कहीं मिलेगा कि कोई ग्रह अस्त राशि में न हो, इसका मतलब सप्तम भाव की राशि में नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए कोई किसी का प्रश्न है तो प्रश्न पूछे, अन्यथा फिर कल फिर मुलाकात होगी।